दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बहुत ही खास शख्सियत इस समय मेरे साथ मौजूद है। आप हैं देवीदास जी, जो 2006 से लगातार डीएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डीएससी समाज के फेवर में है। और इस फैसले के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी नितिन मेश्राम जी के द्वारा, आज उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हमारे साथ इस समय देवीदास वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कि आगे की लड़ाई, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है पूरी डीएससी समाज की। जी देवीदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। जी सर बताइए, क्या रहेगी सर आगे की रणनीति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। जी देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का, आपके माध्यम से जो ये आवाज सारे देश में डीएससी समाज की चलाई जा रही है, जी आप लोगों का बहुत बहुत आभार। देखिए, आज का दिन डीएससी समाज के लिए न केवल हरियाणा बल्कि सारे देश के लिए आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो चमार जाति के लोगों द्वारा एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट रिव्यू हम्म पिटीशन फाइल की गई थी, आज वो रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज जी हम डीएससी समाज के भारतवासियों को, सभी देशवासियों को बधाई देते हैं कि ये अब हमारी आजादी का दिन शुरू होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। जी जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये पहले ही तय कर दिया है कि इसके लिए सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश में डीएससी कैटेगराइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पिटीशन फाइल की गई थी, ये कोई अकेले हरियाणा की नहीं थी, बल्कि हम्म 8 राज्यों का मामला था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, 8 स्टेटों का ये मैटर है हम्म और 8 स्टेटों के करोड़ों लोगं को इसका लाभ मिलने जा रहा है। भले हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हो, मगर हम्म ये कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे इस डीएससी समाज के लोगों की आजादी शुरू होने जा रही है। और हम, जी जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है कि अब ये हमारे चमार जाति के लोग, एससी समाज के लोग इस मामले को लेकर संसद में एंट्री करेंगे। और हम्म जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस हार की चुनावी जनसभा में जो बयान आया था, उससे हम्म ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री डीएससी समाज के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए हरियाणा का डीएससी समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ताकि हम्म इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। क्योंकि इस बार की जीत ये डीएससी समाज सरकार बनाने के लिए तो कर ही रहा है, मगर अपने बच्चों के, नौजवान बच्चों के, जो शिक्षाविद बच्चे हैं, उनके भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए भी अपने वोट को कास्ट करने जा रहा है। विकास जी, जी 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 मैं ये दावा कर कंटिन्यू। सकता हूँ कि जी आने वाला समय डीएससी समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा करवट लेने वाला समय है। आज ये हमारा समाज उस ब्याह की ओर जा रहा है जहां से हमारे लोगों का राजनीतिक, शैक्षणिक और नौकरियों में हिस्सेदारी का इतिहास शुरू होने जा रहा हम्म है। जैसा कि जब राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए जातिगत जनगणना फैमिली आईडी के माध्यम से की, उस फैमिली आईडी के माध्यम से समाज कल्याण विभाग ने ये पाया कि हरियाणा में एससी समाज के लोग, यानी चमड़े से संबंधित काम करने वाले लोगों की संख्या 30,64,000 पाई गई और जो डीएससी समाज के लोग हैं, उनकी आबादी 33,74,000 पाई गई। अगर उसको अनुपात की दृष्टि से निकाले तो ये 11.3 और 9.7 के अनुपात से निकल कर आते हैं।
हम आपके चैनल के माध्यम से साहिब काशीराम के नारे को लागू कराना चाहेंगे, क्योंकि साहब काशीराम जी ये बात कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब हरियाणा में जी डीएससी की पॉपुलेशन 11.3% है। अगर 20% आरक्षण की हम बात करते हैं और चमार भाइयों की आबादी 9.7% है, इस अनुपात को, इस रिजर्वेशन को उसी अनुपात में बांटा जाना चाहिए। इस 20% रिजर्वेशन के बीच में हम डीएससी वालों को 11.3% आरक्षण मिले और चमारों को 9.7% आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी तो विकास जी। आगे की रणनीति लागू कराने के लिए क्या रणनीति देविदास जी अपनाएंगे आप लोग? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें इसको लागू कर सकती हैं, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, संवैधानिक है ये फैसला। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है आप लोगों पर कि ये फैसला गैर संवैधानिक है, इस फैसले से संविधान खत्म हो जाएगा। मायावती जी ने फरीदाबाद की रैली में कहा है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इससे तो तमाम बातें खत्म हो जाती हैं फिर। देखिए विकास जी, सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को फैसला दिया था, उस फैसले को रीड करने के बाद हम लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, ये फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है। क्योंकि इस बात को हमारे चमार समाज के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश का संसद, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रदेश सचिवालय, सभी की सभी संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। और जो ये संवैधानिक पीठ का गठन चीफ जस्टिस जे.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा था, और जो ये फैसला उन्होंने 6:1 की दृष्टि से ये निर्णय दिया गया था, ये पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी, हमारे चमार समाज के कुछ साथी इस बात को लेके अवश्य भ्रमित थे कि ये फैसला संविधान सम्मत नहीं है, जबकि ये फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है। अगर इस फैसले में कहीं जरा भी गुंजाइश होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनके इस फैसले के खिलाफ रिव्यू एक्सेप्ट कर सकते थे, मगर उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन को पूरी तरह से खारिज किया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला पूरी तरह से संवैधानिक है। और SC/ST आरक्षण के अंदर जो जातियां आरक्षण से पूरी तरह से पिछड़ चुकी है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता खुल चुका है। और हम सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और 33,74,000 हरियाणा की डीएससी समाज के लोगों की तरफ से हम सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। अब रही बात इसको लागू कराने की, जी जी, जैसा बड़ा कि सवाल तो यही है। हाँ, बड़ा जैसा कि सवाल तो यही है 21 देविदास अगस्त जी। को विकास जी, 21 अगस्त 2024 को जी, चमार समाज के बड़े नेताओं ने ये घोषणा भारत की बंद थी किया। कि हम भारत बंद का ऐलान करेंगे। और जी उन्होंने भारत बंद तो नहीं कर पाए, मगर वो हाँ। भारत के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सरकार को ये ज्ञापन अवश्य दिया कि ये फैसले को, इस फैसले को रोका जाए और इस आरक्षण को कैटेगराइज होने से रोका जाए, ये अमल में ना लाया जाए। इसके बाद 11 सितंबर को चंद्रशेखर रावण, जो वर्तमान में नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, उन्होंने जी भी दिल्ली के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसके प्रति उत्तर में 22 सितंबर 2024 को डीएससी समाज के लोगों ने भी जींद की नई अनाज मंडी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, क्योंकि हम लोग इनके समानांतर खड़ा होना चाहते हैं और इनके समानांतर खड़ा होकर एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हम आगे लेकर चलेंगे। हम अब इनसे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि आज मैं इस फैसले से अभिभूत होकर ये अवश्य कह सकता हूं कि आने जी वाले समय में जो संसद के अंदर चमार जाति के सांसदों की संख्या है, वो जी 2029 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर घटने जा रही है। ये मैं आपको आपके ही चैनल के माध्यम से आपके साथ साथ
पूरे देश के डीएससी समाज को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाला समय डीएससी समाज का होगा। अब आपके सांसद, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद आपके समाज के काफी बनेंगे। इस बात पर जी। प्रधानमंत्री जी पहले ही अपना वक्तव्य जारी कर चुके हैं। लेकिन देवीदास जी, जो ये खाई बट गई है बहुजन समाज में, कहीं ना कहीं एक बिखराव भी हो गया है समाज में। अ, जो विरोध कर रहे हैं और जो पक्ष में हैं, वो दोनों कभी एक साथ तमाम बहुजन आंदोलनों को उन्होंने लड़ा है। 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि का मामला रहा हो देश में, तो सभी ने आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ा है। तो क्या रहेगा इस वर्गीकरण के फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है फिर से कि वर्गीकरण के साथ अब कुछ नहीं जी होगा, जो फैसला कोर्ट का है। तो फिर ये जो समाज में एक खाई बन गई है, इसको फिर कैसे भर पाएंगे? देखिए विकास जी, रविदास महाराज जी ने एक बहुत सुंदर दोहे का संकलन किया है। जी। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। श्रवण को हम। छोटा बड़ा, जी। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब बन रहे रविदास प्रसन्न। हाँ। क्योंकि रविदास जी महाराज जी ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा है कि सभी समाज के लोग बराबर रहें और सबको उनके हिस्से की चीज मिलनी चाहिए। मगर ये जी। तमार जाति के लोग, जाट समाज के लोग आरक्षण में एक तरफा लूट मचाए हुए हैं, जो इनको अब नागवार गुजर रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों के अधिकार हड़पने की आदत बन चुकी है, अब जी। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। जी। जबकि हम डीएससी समाज के लोगों के अंदर इस तरह का कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। हमने उनसे कुछ नहीं लिया, हमने केवल हमारे हिस्से की चीज को मांगा है, जिसे जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने अपने फैसले में उसको लागू करने का निर्णय दिया है। जी। हम लोग तो इनसे आज भी कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, ये इनकी मर्जी है, ये हमारे साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे। फिर भी मैं जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सभी समाज, जाति और जाट समाज के लोगों को ये भरोसा जताता हूँ कि जब भी जी। हमारे एक दूसरे समाज पे कोई बुरी घटना होएगी तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होएंगे। क्योंकि जब भी हम्म। दो भाई होते हैं उनमें बंटवारा होना निश्चित होता है। ये भाइयों का हम्म। बंटवारा है, ये सामाजिक तौर से कोई बंटवारा नहीं है। हम एक दूसरे के दुख के साथी हैं, हम इनसे कोई भेदभाव दुराव नहीं चाहते। बाकी इन लोगों की मर्जी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था किसी एक जाति या एक वर्ग विशेष के लिए नहीं की थी। अभी मैं आपको हरियाणा के उन लोगों की ओर बताना चाहूंगा जो हमारे घुमंतू समाज के लोग हैं, जी। जी। जिसमें जी। छोटी छोटी जातियां हैं, जिनका अपना कोई स्थायी ठिकाना भी नहीं होता। कभी वो 4 महीने हरियाणा में रहते हैं, कभी उत्तर हरियाणा में रहते हैं, कभी दक्षिण हरियाणा में रहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि उन लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और ये जो 1.5% आरक्षण हम ज्यादा मांग रहे हैं, मैं खुले मन से ये बात कहता हूँ कि 2% आरक्षण हमारे घुमंतू समाज के लोगों के लिए अलग से कैटेगराइज करना चाहिए। ये मैं बार बार हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये लोग भी हमारा ही हिस्सा है। जो लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, जो लोग आज भी प्रदेश में स्थायी ठिकाना नहीं बनाए हुए हैं, मैंने सरकार के बड़े नेताओं से एक बात कही है कि यदि घुमंतू समाज में कोई बच्चा 8 क्लास पास है, उसको जी। गवर्नमेंट जॉब दी जाए। अगर कोई बच्चा 10 क्लास पास है, उसको भी गवर्नमेंट जॉब दी जाए। क्योंकि ये लोग भी हमारे समाज के हैं। हम चमार नहीं है, हम जाटव नहीं है कि हम सभी का अधिकार खाएं। मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोगों को इस आरक्षण का उसकी आबादी के हिसाब से समुचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जी। और जिसका तो परिणाम आप देवीदास। देखने लगेंगे। जी। 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 जी, क्योंकि जो हमारे सबसे लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जिनकी आबादी भी बहुत कम मात्रा में है और जिन्हें कोई लाभ नहीं मिला, जो बेचारे, जो समाज केवल रोटी के लिए जीवन जी रहा है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले ये 2% आरक्षण उस समाज के लोगों को मिलना चाहिए, ताकि समाज, एससी समाज के सर्वत्र सर्वत्र समाज को इस आरक्षण का लाभ मिल सके। और जो लोग इस आरक्षण के साथ धिंगा मस्ती कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, आज उन जी। लोगों को समझने की जरूरत है कि हमने अपने ही समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। और मैं तो तब बड़ा मानता कि ये लोग रिव्यू पिटीशन ना फाइल करते और हम
एक साथ बैठकर इस आरक्षण का अपने तरीके से हिस्सेदारी करते तो बड़ा अच्छा लगता। जी मगर जिस देविदास तरह जी, से मायावती जी जिस जी जिस कंटिन्यू रखिए तरीके सर, से कंटिन्यू। मायावती जी और चंद्रशेखर रावण जिस तरह से ये गलत बयानबाजी दे रहे हैं, इसको मैं इनकी बौखलाहट ही कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और चंद्रशेखर रावण में चमार वोट के लिए प्रतियोगिता मची हुई है। और ये उस प्रतियोगिता में चमारों को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं चमारों का नेता, मायावती कहती है नहीं ये नहीं, मैं चमारों की नेता हूं। अगर मायावती जी अपने आरक्षण के वास्तव में अपने चमार समाज के प्रति ज्यादा ही समर्पित है तो भारतीय जनता पार्टी को नीचे नीचे समर्थन काहे का दे रही है? उसे हम्म। भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ये जी लोग जेल जाने से बचने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीचे नीचे सौदेबाजी करते हैं और समाज में जहर घोलने के लिए ये कहते हैं कि हम इस आरक्षण को अलग नहीं बंटने देंगे। मायावती ने अपने इस दो मुखी रूप से बाज आना चाहिए देविदास जी, मेरा कि लास्ट सवाल जी आपसे ये है। जी, अभी लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी हरियाणा इलेक्शन खत्म होने के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी डीएससी समाज की? क्या फिर से आंदोलन होंगे, या सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो क्या वो रिजर्वेशन में वर्गीकरण या रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जब वो जिंदा थे, वो एक ही बात चाहते थे कि आरक्षण का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस बात को स्वीकार करने से जरा भी गुरेज नहीं करे और वो खुले मन से इसका स्वागत कर रहे हैं। जी और वैसे भी इस बार हमने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है जींद में, जी हमने सहर्ष समर्थन दिया है। हमने उनको बोला है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बीएससी समाज अंतिम लाइफ लाइन दे रहा है। जी यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस अंतिम लाइफ लाइन का सदुपयोग नहीं किया और हमारे अधिकारों को वापस नहीं लौटाया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और डीएससी समाज का रास्ता अलग अलग हो सकता है। जी जबकि मेरा निजी मानना है भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करने जा रही है। जिस तरह से अशोक तंवर, जो चमार समाज का एक बहुत बड़े चेहरा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ भागते हैं, तोड़ जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि प्रदेश में चमार जाति का पॉलिटिकली वजूद डगमगाने लगा है और वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं। और ऐसे में हम डीएससी समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कल होने जा रहे चुनाव में एक एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं कास्ट कर रहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, बल्कि हमारा कल चुनाव में एक एक वोट हमारे नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम कास्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पे हम डीएससी समाज के लोगों को राहत मिलेगी, हमारे नौजवान बच्चों के लिए नौकरियों का पिटारा खुलेगा और उन नौकरियों में हमारी समुचित हिस्सेदारी होगी। अभी मैं आपको पिछले दिनों की एक बात बताता हूँ। अभी 2-4 रोज पहले जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ है। जी विकास जी, ये बात मुझे कहते हुए बेहद पीड़ा हो रही है कि जी 370 के साथ जो देश की संसद ने 35A को खत्म किया है। 35A के तहत क्या होता था, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जिनको पंजाब के होशियारपुर जिले से सफाई करने के लिए कश्मीर में पलायन उनको बुलाया गया था, उस समाज के बच्चे, वाल्मीकि समाज के बच्चे चाहे एमए कर ले या पीएचडी कर ले, मगर उन लोगों को, उन नौजवानों को सिवाय सफाई कर्मचारी के दूसरा कारोबार नहीं दिया जाता था। अब वहां 35 खत्म हो चुकी है और हमारे समाज के बच्चों को उसकी शिक्षा के हिसाब से, उसकी तालीम के हिसाब से नौकरी मिलेगी। उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था और उन्होंने पहली बार देश की आजादी के 70 साल के बाद
पहली बार उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपना वोट कास्ट किया है। इस बात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष के बंधक लोगों को आजादी की आबो हवा में मुक्त किया है। और आज वाल्मीकि समाज के लोग न केवल जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट कर रहे हैं, बल्कि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ये काम कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया। इसके लिए मैं पूरी तरह से देश की संसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी, तो दोस्तों विकास। ये जी, तो दोस्तों ये देवीदास जी हमारे साथ इस समय मौजूद थे। तमाम बातें आपने सुनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से एक बार डीएससी समाज के पक्ष में आया है और देवीदास जी 2006 से या उससे पहले से भी डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तमाम लोग हैं जो डीएससी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देवीदास जी उनमें से एक हैं। देवीदास जी हैं, सारवान साहब हैं, तमाम जो डीएससी की टीम है हरियाणा की, वो लगातार संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष का ही नतीजा है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला डीएससी समाज के हक में दिया है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, इस पूरी चर्चा पे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।